हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ डाटा इंजीनियरिंग। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी के रिगार्डिंग। डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जो 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले हैं या जिनकी एक्सपीरियंस 10 ईयर्स के नियर है, उनके लिए डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनकी एक्सपीरियंस मोर देन 12 ईयर्स या 13 ईयर्स है, उनके लिए भी डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उनके लिए एक आर्किटेक्चर व्यू चाहिए डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए। तो मैं आज बात करने वाला हूँ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले के लिए या 10-11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, ये इसमें क्या-क्या फीचर्स होते हैं, क्या-क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसके लिए कौन-कौन से टूल मार्केट में अवेलेबल हैं और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अपने जितने भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। तो आप लोग ने डाटा मॉनिटरिंग समझा होगा या डाटा मॉनिटरिंग देखा होगा। बहुत सारे लोग डाटा मॉनिटरिंग और डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी को एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल आपने डाटा पाइपलाइन बनाया है फ्रॉम फॉर एग्जांपल ओरेकल टू स्नोफ्लेक। तो बीच में आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टोरेज बना रहे हो डिफरेंट डिफरेंट लेयर का। हो सकता है बीच में और भी कुछ टूल यूज़ कर रहे हो आप ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सारे चीज़ को मॉनिटर करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑफ द डाटा, वहाँ पे डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी टूल यूज़ किया जाता है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं या आप खुद से एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, लेकिन टूल्स में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो आपको काफ़ी एडवांटेज देता है फॉर डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी या डाटा मॉनिटरिंग, डाटा अलर्टिंग, डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स है डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी के, उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी में बहुत सारे टूल आते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी में की फीचर्स क्या है। आपके डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स में क्या क्या की फीचर्स होनी चाहिए जो डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सके। डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत सारे लोग डाटा पाइपलाइन ऑब्जर्वेबिलिटी के साथ भी मिक्स करके बोलते हैं। तो लॉजिकली आप देखो तो दोनों एक ही चीज़ है। डाटा पाइपलाइन ऑब्जर्वेबिलिटी सिर्फ डाटा पाइपलाइन से रिलेटेड होती है। जितने भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं डाटा पाइपलाइन में, जितने भी लॉगिंग होती है, उसकी एनालिसिस डाटा पाइपलाइन ऑब्जर्वेबिलिटी में होती है। लेकिन ओवरऑल एज अ डाटा इंजीनियर ऑफ हैविंग 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं बोलूँगा यू शुड हैव एक्सपीरियंस इन डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी, ना ही सिर्फ डाटा पाइपलाइन ऑब्जर्वेबिलिटी। तो आपको डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी में काफ़ी बड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आपको एक एक ओवरव्यू और एक तरह का होलसम नेचर के किस तरीके से ये पूरी तरीके से चीज़ चलती है, किस किस तरह से डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी आपको मदद करती है या प्रोजेक्ट को मदद करती है चीज़ देने में। तो पहले समझते हैं कि डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो होनी चाहिए। फर्स्ट है डाटा फ्रेशनेस। कहने का मतलब कि आपके बहुत सारे टेबल्स हैं जिसमें आप जॉब रन कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ स्पार्क डाटा वहाँ पे डंप हो रही है, विद द हेल्प ऑफ पाइथन, विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्नोलॉजी डाटा डंप हो रही है उस टेबल में। तो डाटा टेबल में फ्रेश है क्या नहीं। कहने का मतलब कि ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी जॉब नहीं चल रही थी काफ़ी समय से, जिसके कारण से टेबल्स में जो डाटा है वो स्टेल है। क्योंकि बहुत सारे आप जब रिपोर्ट बनाओगे और स्टेल डाटा से आप रिपोर्ट बनाओगे तो डाटा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिग्रेड होगी। इनफैक्ट जो रिपोर्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि डाटा आपके अप टू टू लेवल या आज करंट डाटा के हिसाब से नहीं है। तो डाटा फ्रेशनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी में। हमें देखना पड़ेगा कि टेबल कब लास्ट टाइम रिफ्रेश हुई थी। सेकंड, क्वालिटी ऑफ डाटा। क्वालिटी ऑफ डाटा करने का मतलब कि आपकी डाटा पाइपलाइन तो चल रही है। सो आप नॉर्मल मॉनिटरिंग सिस्टम में देखोगे कि देयर इज नो इश्यू विद द डाटा पाइपलाइन, लेकिन डाटा क्वालिटी डाटा मॉनिटरिंग चेक नहीं कर पाता है। इसके लिए डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी आता है काम में। ये डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी क्या देखता है कि क्वालिटी ऑफ द डाटा क्या है। करने का मतलब कि पर्टिकुलर कॉलम में कितने नल्स हैं या ओवरऑल कितने नल्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स में पर्टिकुलर फ़ोन नंबर की जो डाटा है वो करप्ट है। तो इस तरह के आप क्वालिटी फीचर्स आप इस पे स्क्रिप्ट लिख के भी दे सकते हो। एंड बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे क्वालिटी फीचर्स होते हैं किसी भी डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स में, वो खुद से खुद उस चीज़ को एनालाइज़ करता है। तो डाटा क्वालिटी इंपॉर्टेंट थिंग चीज़ हो गई। फिर आता है डाटा वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आपके आपके डाटा पाइपलाइन है और कुछ टेबल वहाँ पे पॉपुलेट हो रही है, कुछ टेबल में डाटा आ रही है, फॉर एग्जांपल 100 मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आ रही है और सडनली 2 दिन बाद इस रिकॉर्ड का वॉल्यूम घट के 10 मिलियन हो गया। तो आप हमेशा मॉनिटरिंग टूल में जाके इस चीज़ को नहीं देखोगे। इनफैक्ट आप हमेशा मैनुअली भी जाके इस चीज़ को नहीं देखोगे। तो डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी इंटेलिजेंट इनफ होता है कि जब इस तरह का वॉल्यूम में चेंज होता है, या तो वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो गया डाटा का या वॉल्यूम सडनली डिक्रीज हो गया डाटा का, तो वहाँ पे डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी टूल आपको अलर्ट करेगी। आपको किसी भी तरह का मैकेनिज्म, अलर्टिंग मैकेनिज्म आपने जो इंप्लीमेंट किया है, या आप डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी के अलर्टिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से अलर्ट दिया जाएगा कि इस तरह का इश्यूज है डाटा में। फिर आता है स्कीमा। स्कीमा चेंज। अगर पूरी पाइपलाइन में, पूरे आपके एप्लीकेशन में कहीं भी किसी भी यूज़र ने स्कीमा चेंज किया है
और उसके रिगार्डिंग कुछ इशू हो सकती है डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम एप्लीकेशन में, तो उस चीज़ को भी डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी सेंस करके आपको रिपोर्ट करता है। प्लस किस बंदे ने या किस यूज़र ने स्कीमा चेंज किया है, किस पर्पस से किया है, किस बिजनेस यूनिट में किया है, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होगा, ये सारे चीज़ को सेंस करके एज ए रिपोर्ट आपको वो रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करता है डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी। लास्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लीनियज। कभी भी आपके डाटा पाइपलाइन में कुछ इशू आता है, फॉर एग्जांपल एक जॉब रन नहीं कर रहा है या जॉब हैज़ गिवन एरर, पूरे पाइपलाइन या वन ऑफ द जॉब हैज़ गिवन एरर बिकॉज ऑफ सम डाटा करप्ट या समथिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो करप्ट डाटा है किस एरिया में, प्लस उससे डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम एप्लीकेशन किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है। तो उस चीज़ में लीनियज जब ग्राफ बनती है, लीनियज करने का मतलब फॉर एग्जांपल आपके लास्ट फाइनल टेबल में एक प्राइस इंडिकेट हो रहा है, मीन्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट हो रहा है डिस्काउंट लगा के, कुछ ऑफर लगा के। तो मल्टीपल टेबल्स में उस प्राइस कॉलम को कैलकुलेट किया जा रहा है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स पे। तो ये पूरी चीज़ें जो प्राइस कहाँ से डिराइव हुई है, कौन कौन से कॉलम में कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लगे हैं, सारे चीज़ को एक ग्राफ के रूप में वो प्रेजेंट करेगा। लीनियज लीनियज बिना ग्राफ के रूप में भी हो सकता है, लेकिन जनरली डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी टूल आप जब यूज़ करते हो तो ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करेगा, और आप पूरी ग्राफ को देख के ये समझ सकते हो कि किस एरिया में ये कहाँ से डाटा गलत तरीके से पॉपुलेट हुआ था। अगर आप स्पार्क एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और उसमें सिर्फ लीनियज यूज़ करना चाहते हो, तो स्पार्क एप्लीकेशन के लिए स्प्लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा टूल है फॉर द लीनियज ऑफ स्पार्क एप्लीकेशन। वो पूरा यूआई बना देता है पूरे स्पार्क एप्लीकेशन का। अगर आपके स्पार्क एप्लीकेशन में 100 स्पार्क प्रोग्राम है, तो सारे प्रोग्राम को कॉलमनर बेसिस प्लस टेबल के बेसिस पे लीनियज तो आपको बहुत सारी टूल मिल जाएगी। इनफैक्ट आप खुद से भी फ्रेमवर्क बना सकते हो, लेकिन कॉलमनर बेसिस पे जो लीनियज बनती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो स्प्लाइन इज अ वेरी गुड टूल फॉर क्रिएटिंग ए लीनियज या जनरेटिंग ए लीनियज ग्राफ ऑन ए कॉलमनर बेसिस फॉर स्पार्क एप्लीकेशन। और डिफरेंट डिफरेंट ऑरेकल एप्लीकेशन के लिए तो आप खुद से ही फ्रेमवर्क बना सकते हो, या आप बहुत सारे और भी टूल आते हैं। तो लीनियज पे मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी इन डेप्थ काम किया है। इसके बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें, तो मैं इसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ बता सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी टिकी हुई है। अब आते हैं डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। तो डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट टूल होती है वो है डायनाट्रेस। मैं ये आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये डायनाट्रेस का मेन पेज है। डायनाट्रेस पेड वर्जन है। इस टूल से आप जितने भी लॉग है उसको फेच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट के स्टार्टिंग में जाता हूँ, तो ये आप डायग्राम देख रहे हो। इसमें आप देखो इतने सारे मैट्रिक्स, लॉग, बिहेवियर, मेटा डाटा, सिक्योरिटी इवेंट, जितने भी चीज़ हैं वो सारे इंफॉर्मेशन आपसे ले लिए जाते हैं। प्लस कनेक्शन बनाए जाते हैं जो आपके आपकी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आपकी AWS स्पार्क की जो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, तो उससे ये कनेक्ट करता है। डाटा मूव नहीं करता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू पिक अप द डाटा, इट इज़ ओनली गोइंग टू टेक द इन्फॉर्मेशन ऑफ द डाटा, मीन्स मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन पाइप का। आप जो है ना शेड्यूल किए हुए हो बहुत सारे जॉब्स, जो स्पार्क जॉब्स हो गई या AWS जॉब होगी, ग्लू जॉब होगी, तो उस जॉब के इन्फॉर्मेशन डायनाट्रेस लेता है और फिर वो स्टोर करता है अपने एक डाटाबेस में जिसको गेल बोलते हैं। इसमें एआई, डेविस एआई इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है जो फोरकास्ट करता है बहुत सारी चीज़। फॉर एग्जांपल ये भी फोरकास्ट करता है कि पर्टिकुलर टेबल में वॉल्यूम ऑफ डाटा कब इंक्रीज हो सकता है, किस सीजन में इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्रिसमस के सीजन में वॉल्यूम ऑफ डाटा फॉर प्रमोशनल आइटम, जिस जिस देश में क्रिसमस मनाई जाती है ज़्यादा धूमधाम से, बड़ी तरीके से, तो वहाँ पे उस तरह के टेबल में वॉल्यूम ऑफ डाटा बढ़ सकती है। तो इस तरह का फोरकास्टिंग भी यहाँ पे आप डेविस एआई से कर सकते हैं। तो गेल इनका एक तरह का रेपोजिटरी है मेटा डाटा के लिए, जिसके ऊपर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जर्वेबिलिटी बनाया हुआ है। कहने का मतलब कि आपकी सर्वर में कितने सारे सर्वर ऑन हैं, कितने सारे सर्वर में किस तरह के आपके लोड है, कौन से सर्वर यूटिलाइज नहीं हो रही है अच्छे से, कौन से सर्वर अच्छे से यूटिलाइज हो रही है। इन द टर्म्स ऑफ अगर आप कुबरनेटिस देखेंगे तो कौन सी पॉड ऑनलाइन है, कितनी पॉड में किस तरह का लोड है, कौन सी पॉड कौन सी यूज़र यूज़ कर रहा है, ये सारे चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जर्वेबिलिटी में देता है। प्लस एप्लीकेशन ऑब्जर्वेबिलिटी में जैसे आपने स्पार्क एप्लीकेशन बनाया है, तो स्पार्क एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकते हैं स्पार्क में, तो उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। डिजिटल एक्सपीरियंस करने का मतलब कि इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्मल ऑब्जर्वेबिलिटी के अपार्ट आपको एक डिजिटल एक्सपीरियंस देता है। लॉग एनालिसिस करता है, आपने जितने भी लॉगिंग किया, फॉर एग्जांपल स्पार्क एप्लीकेशन का आप लॉग स्टोर करते हो कोई EC2 मशीन में या परसिस्टेंट EMR में, तो उस लॉग को ये एनालाइज करके उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको देता है।
सिक्योरिटी भी ये देखता है कि अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपने एप्लीकेशन बनाया है, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बनाया है, लेकिन सिक्योरिटी सही से मेंटेन नहीं किया है, तो उसको भी वो फाइंड आउट करता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। फिर इसके बाद फिर कुछ एनालिसिस देता है, बिजनेस एनालिटिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस एआई इंजन। इट कैन प्रोवाइड्स यू रिपोर्ट। आपको अगर एट द एंड ऑफ एवरी वीक यू वांट अ रिपोर्ट ऑफ हेल्थ चेक ऑफ ऑल योर सिस्टम, डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी हेल्थ चेक ऑफ ऑल योर एप्लीकेशन सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी बना के देता है इन द बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये काफ़ी एडवांस है डायनाट्रेस। सिमिलरली एक स्प्लंक भी यूज़ होता है। स्प्लंक भी काफ़ी एडवांस है, लोग दोनों इक्वल नंबर में यूज़ करते हैं। मैंने स्प्लंक भी यूज़ किया हुआ है, डायनाट्रेस भी यूज़ किया हुआ है। तो डायनाट्रेस में ये तो हो गया आपको। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डायनाट्रेस रहे या स्प्लंक रहे, ये दोनों जो डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी के जो टूल है, ये डाटा मूव नहीं करती है, जस्ट इन्फॉर्मेशन, मेटा डाटा ऑफ योर डाटा मूव करते अपने पास रखती है। सो योर डाटा इज सेफ एंड सिक्योर। तो आपको देखो इस तरह से डैशबोर्ड बनेगी, कुबरनेटिस की अलग बनेगी। आप डैशबोर्ड मैनुअली बना सकते हो, अपने हिसाब से डैशबोर्ड बना सकते हो, या डैशबोर्ड जो इनके जो इनबिल्ट डैशबोर्ड है वो भी कर सकते हो। आप एप्लीकेशन या सिस्टम को आप विजुलाइज कर सकते हो ऑन द रियल टाइम बेसिस। फॉर एग्जांपल आपकी एक एप्लीकेशन है, उसकी डाउन स्ट्रीम कौन सी एप्लीकेशन है, अपस्ट्रीम कौन सी एप्लीकेशन है, या फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, उसकी अपस्ट्रीम सर्वर डाउन स्ट्रीम सर्वर क्या है, वो सब आप एक ग्राफ के रूप में आप उसे देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। और जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, डाटा का हो या सिस्टम का हो, वो काफ़ी आसान होता है वहाँ पे रूट कॉज एनालिसिस करना, और काफ़ी आसान होता है उस चीज़ को, पूरे चीज़ को समझने के लिए भी। देखो जैसे मैंने बताया था कि ये फोरकास्ट भी करता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस डाटा कैसा था, विद द हेल्प ऑफ डेविस एआई, तो ये फोरकास्ट भी करता है। तो हमारे सामने से ये, जैसे मैंने गेल बोला था, आप इस वेबसाइट को जाओ dynatrace.com, और उसके प्लेटफॉर्म सेक्शन पे तो आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। ऑनलाइन पाइपलाइन क्या होता है, एजेंट, वन एजेंट क्या होता है, ये सब हेल्प से आप मेटा डाटा को ये ट्रेस करता है, मेटा डाटा को एक तरह से एक्सट्रैक्ट करके अपने इंजन में लेके आता है। तो बहुत सारे लॉग, ट्रेस, टोपोलॉजी ये सब बना के देता है। तो दिस इज़ वेरी गुड टूल। स्प्लंक इज़ ऑल्सो वेरी गुड टूल। मैं यहाँ पे स्प्लंक भी ओपन करके देखता हूँ। आपको अगर मोर ऑफ द एआई फीचर चाहिए, मोर ऑफ द ओवरऑल सिस्टम का आपको पूरा परफॉर्मेंस या ओवरऑल सिस्टम का सब चीज़ आपको डैशबोर्ड में देखना है, फॉर दैट डायनाट्रेस इज वेरी गुड। बट इफ यू वांट वेरी डीप एनालिसिस ऑफ समथिंग, देन स्प्लंक इज वेरी गुड। अदर यू कैन यूज बोथ द थिंग। आप डिटेल डायरेक्टर से भी देख सकते हो, स्प्लंक से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बहुत बार लोग दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत बार लोग स्प्लंक यूज़ करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे डायनाट्रेस ज़्यादा पसंद है, लेकिन स्प्लंक भी मैंने यूज़ किया, बट आई वुड प्रेफर डायनाट्रेस, बिकॉज डायनाट्रेस हैज़ ऑल द एआई फीचर भी इंक्लूड कर दिया गया है, और थोड़ा एडवांस इनका डैशबोर्ड थोड़ा मुझे काफ़ी डायनेमिक और काफ़ी अच्छा लगता है। अब अगर हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आए, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी के रिगार्डिंग निकल के आती है, वो सबसे पहले कि इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं कि डू यू नो व्हाट इज डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी। इज डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी डिफरेंस फ्रॉम डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस एक्चुअली हाउ योर डाटा इज गवर्न, हाउ द डाटा इज सिक्योर, हाउ यू आर मैनेजिंग डाटा, उसको रिप्रेजेंट करता है। कोलिब्रा इज वेरी गुड टूल फॉर डाटा गवर्नेंस। लेकिन डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी डिफरेंट है। डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी इंश्योर की डाटा गवर्नेंस सही से चले। आप समझ रहे हो ना, डाटा रिलायबिलिटी, डाटा की क्वालिटी, हर एक चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके रखता है डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी। और ये मेंटेन जब सही से रहेगी, तभी आपके डाटा गवर्नेंस सही से चलेगी। सो डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द डाटा गवर्नेंस। तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज डाटा गवर्नेंस, व्हाट इज डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है। तो आप इस तरीके से समझाना। फिर व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी, उसको थोड़ा डिटेल में अराउंड 1-2 लाइन करके दिखाना, समझाना उसको आप। और फिर पूछा जा सकता है कि आप कौन से टूल आपने यूज़ किया है, तो आप डायनेट्रेस या स्प्लंक में किसी एक टूल को भी आप पिक कर लो। उसके वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपने डायनेट्रेस बोला, तो डायनेट्रेस के कुछ एआई फीचर्स भी बता दो। कुछ अलर्टिंग सिस्टम उसमें कैसे होता है, उसमें क्वेरी कैसे लिखा जाता है। एक तरह का अलग सिक्वल है, एक लैंग्वेज है डायनेट्रेस प्लेटफॉर्म में, सिंपल है। आप उसे लिख के वहाँ पे किसी भी तरह का थ्रेशोल्ड लिमिट, अलर्टिंग सिस्टम, इस तरह की चीज़ को आप वहाँ पे रख सकते हो। फिर डाटा अगर शिफ्ट करती है, फॉर एग्जांपल डाटा वॉल्यूम शिफ्ट हो रही है, तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि वॉल्यूम शिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वॉल्यूम इन डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी, और उसे हम लोग कैसे ट्रैक करते हैं। सेकंड, स्कीमा चेंज होता है, तो उसके बारे में हम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और आपने लीनियज पे काम किया गया कि नहीं, टोटली लीनियज
फिर पूछे जा सकते हैं कि लीनिएज पे आपने काम किया है क्या नहीं। लीनिएज ऑल्दो इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी, लेकिन लीनिएज ऑल टुगेदर इज अ वेरी बिग टॉपिक। तो लीनिएज के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर आपकी एक्सपीरियंस 10+ ईयर्स है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है लीनिएज के बारे में आपको काफ़ी डिटेल पता होगा। आप डायरेक्टरेस स्प्लंक के अलावा आप स्प्लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। स्प्लाइन के बारे में बता सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ स्प्लाइन, SPLINE स्प्लाइन। मैं स्प्लाइन ओपन यहाँ करता हूँ। मैंने इस पे भी काफ़ी काम किया है स्प्लाइन पे, फॉर क्रिएटिंग। आप यहाँ पे लिख दे स्प्लाइन लीनियस, नहीं तो एक स्प्लाइन 3D मॉडल होता है वो भी ओपन हो जाएगा। सो दिस इज अ स्प्लाइन, ओपन सोर्स है। आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो अपने स्पार्क, जिस मशीन पे स्पार्क है या किसी और मशीन पे भी स्पार्क है तो भी आप कर सकते हो। इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही मैंने एक POC किया था और उस POC को बाद में फर्दर इम्प्लीमेंट किया गया था। तो स्प्लाइन स्पार्क के लिए बना हुआ है जनरली, ये स्पार्क के लिए ही बना हुआ है स्पेसिफिक। फिर बहुत सारे और भी डाटा हब या डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टूल है जो आपको लीनियज पे काम देता है। तो आपको लीनियज के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर आपकी एक्सपीरियंस 10 ईयर्स+ है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव आंसर रहेंगे, 1-to-1 क्वेश्चंस नहीं रहते हैं इसमें। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में इसको इंक्लूड करके किसी तरह का आपको कहानी बनाना पड़ेगा अगर आपने काम नहीं किया है। तो आप पहले सही से पढ़ लो, तब आपकी कहानी ज़्यादा जेन्युइन दिखेगी। और इसमें किसी भी तरह का आप ब्लफ करने का या गेस वर्क मत करना, क्योंकि अगर सामने वाले को डाटा विजुअलिटी आ रही है तो फिर वो गेस वर्क आपका गलत होगा साबित, 100% गलत साबित होगा। तो बी केयरफुल, आप इसकी थ्योरी पढ़ो तभी आप जाओ। अगर आपने प्रैक्टिकल काम किया है या कुछ POC किया है तो बहुत अच्छी है। तो ये है पूरी कहानी डाटा ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में। इससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। इट्स मोर अबाउट नोइंग व्हाट इट इज़ इन थियोरेटिकल वे, क्योंकि इसकी जो टूल है वो खुद पे ही काफ़ी कॉन्फ़िगर रहती है। आपको कॉन्फ़िगरेशन भी ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नई चीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई नई टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैं हमेशा बोलते आता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें और फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बनाऊंगा। इस बार की वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन नेक्स्ट बार की वीडियो अपने टाइमली आएगी इन एवरी 2 और 3 डेज। अपना ख्याल रखें, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।